नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच में आज हम ये कोशिश कर रहे हैं चर्चा करने की कि क्या जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें हिजाब बैन किया जाना चाहिए या फिर इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं आमना बेगम अंसारी। आमना एक दिल्ली में स्थित थिंक टैंक से जुड़ी हुई हैं, ऑथर हैं, स्पीकर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर लुबना कमाल। पेशे से जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं मेजर मोहम्मद अली शाह, एक्टर हैं, टेड टॉक स्पीकर हैं और साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। शुक्रिया रत्ना जी। जी थैंक यू। शुक्रिया रत्ना जी। और जो शोर आपके पीछे हो रहा था वो मैं बोल दूं, वो शोर डिस्टर्बेंस नहीं थी, वो शोर हिजाब के लिए शोर हो रहा था वहां पे। जी बिल्कुल। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह से। मेजर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है ये धार्मिक मुद्दा है या फिर पॉलिटिकल एक तरह का मुद्दा बन गया है? ये पॉलिटिकल मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें धार्मिक मुद्दा होना भी नहीं चाहिए था। दरअसल बात ये है कि 10 मार्च के बाद आप देखेंगे एकदम सब शांत हो जाएंगे इस मुद्दे पे लेके। भाई ये बताइए, लड़कियां कॉलेज में स्कूल में हिजाब कब से पहनती आई हैं? कर्नाटका में ही नहीं, यूपी में भी, दिल्ली में भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। मतलब किसी ने कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और अगर ऑपोजिशन की बात माने, अगर रूलिंग पार्टी की बात भी माने और ये भी इनकी बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दें कि भाई इनको भड़काया गया है ऑपोजिशन से, ये लड़कियां, मैं आपको फोटो दिखा दूं, ये पहले हिजाब नहीं पहनती थी, अभी अचानक ये पिछले 20 दिन से, एक हफ्ते से पहनने लगी, एक 30 दिन से पहनने लगी। ठीक है, अगर उनकी बात भी बेनिफिट ऑफ डाउट मैं देता हूं उनको, ठीक है, और ये बात भी मानता हूं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ओके, तो मुद्दा क्या है? अगर 20 दिन पहले भी ये पहनने लगे हिजाब तो प्रॉब्लम क्या है? इनकी मर्जी है कि भाई, पहली बात तो स्कूल में जो यूनिफॉर्म होती है उसका आदर करना चाहिए, पहली बात तो है। मगर आपको यूनिफॉर्म सेट ही नहीं है ऐसी, कहीं पे कहीं बुला नहीं है कि भाई हिजाब नहीं पहनेंगी। और ये जब चीजें होती है ना, ये शुरुआत में बताई जाती हैं, ये नहीं कि मिडिल ऑफ द टर्म या जब टर्म खत्म हो रहा होता है तब। इट्स लाइक हम कोई गेम खेल रहे हैं, अब हम हारने लगे गेम में। अब बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा, मैं हार रहा हूं। तो वैसा नहीं करना चाहिए, स्पॉइल स्पोर्ट नहीं होना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि भाई पहले क्या नियम थे, ठीक है, ये नियम थे, उसी के थ्रू सेट करें। ये नहीं कि आप हार रहे हैं तो आप नियम बदल दें, पहली बात। दूसरी बात, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तो ऐसे नियम होते ही नहीं कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता ही नहीं है कोई। मैंने कभी नहीं सुना कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई यूनिफॉर्म होते हुए। स्कूल में सुना है। देखिए, मैं फौजी आदमी हूं, मैं फौज से आता हूं। फौज में हम ये नहीं कह सकते कि लड़की मुसलमान है तो वो हिजाब पहन के परेड में आएगी। क्यों? क्योंकि ये सेट है पहले से, क्योंकि ये पहले से सेट है, ऐसी तो कोई आपत्ति हुई नहीं कभी। अब यहाँ पे ऐसी कोई आपत्ति, कोई ऐसा सेट है ही नहीं। अब ये मुद्दा शुरू हुआ था, 6 लड़कियां कॉलेज में नहीं आ पाई थी क्योंकि इनको एंट्री नहीं मिली थी, क्योंकि ये हिजाब पहन के आई थी। मुद्दा शुरू हुआ था वहां से, छोटा सा मुद्दा था कहने के लिए। अब इतनी आग पकड़ गए, अब तो हम इस पे ये बहस कर रहे हैं कि भाई हिजाब बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई एक इटालियन मिनिस्टर है, मंत्री, उन्हें ये बोला है कि भाई मैं हिजाब के खिलाफ कैसे कह सकता हूं जब मदर मैरी हमेशा दिखती हैं सिर ढके हुए। अब देखिए, फीफा जो है, फुटबॉल एसोसिएशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इन्होंने तो परमिट किया है लड़कियों को हिजाब पहन के खेलने के लिए। भाई जर्मन बॉक्सर है लेबनीज ओरिजिन की, वो हिजाब पहन के बॉक्सिंग करती हैं। भाई जो जो लक्ष्मी मित्तल की जो वाइफ है सुधा, तो ये बल्कि, अच्छा उनकी उनकी उनके बाद में आते हैं। सुधा मूर्ति की बात कर लेते हैं, चलिए। सुधा मूर्ति गई थी लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, सलवार कमीज पहन के, तो वो बिजनेस क्लास की लाइन में खड़ी हुई थी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आए उनके पास, उन्होंने बोला कि मैडम ये आपकी लाइन नहीं है, आपको उस लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस क्लास लाइन है। हाँ, मैं बिजनेस क्लास से सफर कर रही हूँ। उन्होंने उनका पहनावा देखा और उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, अरे फिर माफी मांगनी पड़ी उनको। तो अगर औरतों की पहनावे से, अगर वो सलवार कमीज पहन गई तो मतलब बहन जी हो गई, अगर जीन्स पहन लिया, मिनी स्कर्ट पहनी तो बड़ी मॉडर्न हो गई। ये किसने कह दिया भाई? अरे किसने कह दिया? ये हमारी रिग्रेसिवनेस और प्रोग्रेसिवनेस दिमाग में होता है, हमारी सोच में होता है, पहनावे में नहीं होता।
और अक्सर लोग ऐसा अब बोलने लगे, अब ये बात बहस इस पे आ गई है, टीवी चैनल्स पे मुद्दों पे हमने बातें करी है कि अब ये प्रोग्रेसिव है कि रिग्रेसिव है। भाई मैं तो कहता हूं एक महिला जो काम करती है वो प्रोग्रेसिव है, वो एम्पावर्ड है, और एक महिला जो काम नहीं करती है, जो घर में हाउसवाइफ है, उसकी चॉइस के मुताबिक, किसी ने थोपा नहीं है, इंपोज नहीं करा है, वो भी एम्पावर्ड है। क्यों? क्योंकि वो निर्णय, वो डिसीजन, वो फैसला उसका है, खुद का है, तो उसका हमें आदर करना चाहिए। एक महिला जो अगर हिजाब पहनती है वो एम्पावर्ड है, अगर वो खुद अपनी मर्जी से पहन रही है तो। किसी ने अगर थोपा है उस पे, अगर थोपोगे तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो कहूंगा ना, गलत बात। ये बात हुई रिग्रेसिव। और अगर मर्जी से अपनी खुशी से पहन रही है उसका हक बनता है भाई। अब पूना से मैंने पॉइंट करी है, पूना में तो टू व्हीलर्स पे लड़कियां अक्सर आप देखेंगे, या दिल्ली में भी आप देख लेंगे, सिर ढक के या शक्ल ढक के टू व्हीलर चला रही हैं, धूल मिट्टी से अपने आप को बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए। उसको हम क्या कहेंगे भाई? और वैसे भी लेकिन जी अ, अ, जी मैं यहाँ से डिस्कशन को डॉक्टर लुबना के पास ले जाना चाहूंगी। आपने मेजर साहब के कमेंट सुने, लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है आपको जो इजाजत है बाकी अपनी तरह से पहनावे की, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं की बात हो रही है, यूनिफॉर्म की बात हो रही है, तो ऐसे में इसको आप किस तरह से देखती हैं डॉक्टर लुबना? जी, आई कंप्लीटली अग्री विद मेजर शाह। जी उनकी ज़्यादातर बातों से मैं सहमत हूँ। बट अगर कहीं पर पहले से है, मतलब यूनिफॉर्म अगर कहीं पर किसी स्कूल में या किसी इवन कॉलेज में भी पहले से डिसाइडेड है, तो बिल्कुल कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए है किसी को भी, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। तो मगर ये जो कंट्रोवर्सी है, ये लड़कियां जो है वो वहां पे 2 साल से पहन रही थी, ऑल ऑफ अ सडन उनको मना कर दिया गया, ये चीज गलत है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 21 जो है वो हमें राइट देता है, हम अपने हिसाब से पहन ओढ़ सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए कि कल किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मान लीजिए कि मैं अपना धर्म चेंज कर रही हूँ मगर मैं ड्रेस ऐसे ही रहना चाहती हूँ, तो इसकी मुझे इजाजत होनी चाहिए है, मतलब इसकी मुझे फ्रीडम होनी चाहिए है। हम्म। तो डॉक्टर लुबना, यहाँ मसला लेकिन यही आ रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों की बात आ रही है, यहाँ बाकी जगहों पर तो आपके जो राइट्स हैं वो सुरक्षित हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं के अपने नियम होते हैं। उस स्थिति में क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी बहस ने एक नया ही रूप ले लिया है। जी, देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उनमें मतलब कुछ इस तरह का आप वो इम्पोज नहीं कर सकते हैं कि आपको कुछ रिलीजियस सिंबल नहीं पहनना है। मतलब जो बाकी के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने हिसाब से ड्रेस कोड डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करी और वहां पर मतलब सिर्फ स्कर्ट और ट्यूनिक्स अलाउड थे। तो मैंने कभी स्कर्ट, मतलब पूरी लाइफ में कभी स्कर्ट मेरा घुटने से नीचे नहीं रहा। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पहनना है, तो मैंने अपने आप से बाद में पहना। बट उस संस्थान में, मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी, वहां पे नहीं अलाउड था, तो वहां पे कभी कोई भी नहीं पहनता था। बट गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं वो टैक्स पेयर की मनी से वो चल रहे होते हैं, वो मेरा और आपका पैसा होता है उसमें। तो वहां के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो अलग होते हैं। वहां पर मतलब इस तरह की जो मतलब वो रोक नहीं लगाई जा सकती है कि आप ये पहन सकते हैं या ये नहीं पहन सकते हैं। और अगर ऐसा होता भी है तो वो पहले से मतलब जब एडमिशन के टाइम पे जो कैटलॉग वगैरह दिया जाता है, जो स्कूल की डिटेल्स होती हैं, उसमें वो सारी चीजें मेंशन होती हैं। सो इसको बीच में ये डालने का जो वो है, ये प्योरली पॉलिटिकल था, मतलब इट वाज अ प्योरली पॉलिटिकल मूव। जी आमना, आपके पास आना चाहेंगे। अगर इस मुद्दे के दो पहलू देखें तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो पहलू आता है उसमें कहा जाता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं यहाँ पर उनका हनन किया जा रहा है। यदि दूसरा कल्चरल अगर हम देखें तो उसमें कहा जाता है कि ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं और इसको हमें फॉलो करना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इस्लाम के जो 5 पिलर्स कहलाते हैं, क्या ये उसमें शामिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं शामिल है। एंड इसके काफ़ी मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, क्योंकि अभी मैं इस पे बोलती आई हूँ, काफ़ी न्यूज़ चैनल पे भी गई हूँ। तो आप वहीदुद्दीन खान का जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ, जिसमें उन्होंने बोला है कि इट इज़ अ कल्चरल अटायर नॉट अ इस्लामिक अटायर। सेकेंड, सऊदी के एक बहुत बड़े मौलवी हैं गामदी जी करके,
उन्होंने बोला है, अभी उनका स्टेटमेंट है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, कि देयर इज नथिंग प्रिस्क्राइब लाइक अ हिजाब, कुछ मैंडेटरी नहीं है इस्लाम के अंदर। जो सऊदी के प्रिंस है उनका स्टेटमेंट आया है कि अब सऊदी के अंदर रूल भी चेंज हो गया है, एंड वीमेन कैन वांट टू वियर हेड स्कार्फ और अबाया और डोंट वांट टू, ये उनके ऊपर है। जिस तरह से एक मर्द अपना लिबास तय कर सकता है कि क्या मॉडेस्ट लिबास है, वैसे ही एक लड़की अपना मॉडेस्ट लिबास तय कर सकती है। ये प्रिंस का स्टेटमेंट है। तो ये इसेंशियल पार्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सिखों का टर्बन इसेंशियल है, वैसे ये इसेंशियल नहीं है। किसी को लगता है कि अगर मॉडेस्ट ड्रेस का ये यही है तो वो ये पहन सकता है, लेकिन देखिए एक बहुत सारी बातें होती है इसमें। द प्रिंट का जो आर्टिकल आया है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये जो लड़कियां हैं, पहली बात वहां पे 92 लड़कियां हैं मुस्लिम, जो कि बिना हिजाब और उसके जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6 लड़कियां थी जिनको प्रॉब्लम थी, इनसे बात हुई। इसके पीछे एक पीएफआई का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इनसे कनेक्शन है। तो ये लड़कियां जब स्कूल में जाया करती थी तो इनको ये छूट दे दी थी स्कूल प्रशासन ने कि आप स्कूल के प्रीमाइसेस तक आइए और आप एक रूम के अंदर अपना हिजाब बदल करके जब क्लास में आएंगे तो क्लासरूम के अंदर आप सब बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए। कर्नाटका गवर्नमेंट का 1983 का बना हुआ ड्राफ्ट है जो आप पढ़ सकते हैं कि स्कूल के रूल रेगुलेशन क्या होंगे। उस रूल रेगुलेशन के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है कि यू कैन वियर स्कार्फ, और वो स्कार्फ आपके स्कूल ड्रेस से मिलता हुआ होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो भी लड़कियों को आने दिया गया कॉलेज के प्रीमाइसेस में। ये बोल दिया गया कि चलो तुम क्लास में मत आओ, बट ये जिद उनकी ज्यादा बढ़ गई कि हम क्लास में भी ऐसे बैठेंगे। फिर उसके बाद उसका रिएक्शन भी हम देखने लग गए और वो धीरे धीरे और पॉलिटिसाइज हो गया। उधर की साइड को भी चाहिए होता है, जब पॉलिटिक्स होता है तो एक साइड ही क्यों, एक साइड जिद करता है, दूसरे साइड को भी दिखता है कि हम कितना इसको खेल सकते हैं। तो वो स्टार्ट हो गया। इसमें 2-4 चीजें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आप देखिए 2016 के अंदर एक जुबैर नाम के शख्स थे जो एयरफोर्स में थे। उन्होंने इसी तरह से एक पिटिशन लगाई थी कि वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के रखना चाहते हैं एयरफोर्स में, और इस पे केस चला था। लेकिन बोला गया कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का। बहुत से लोगों को लगता है कि दाढ़ी बढ़ानी चाहिए, जैसे बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि हिजाब या अबाया पहनना चाहिए। पर क्या जो लड़की नहीं पहनती है वो मुस्लिम नहीं है? वो मुस्लिम है, क्योंकि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आया था फैसला कि नहीं, आप संस्था के जो रूल रेगुलेशन है उसके ऊपर अपने पर्सनल उसको बता करके, अगर वो एसेंशियल पार्ट नहीं है तो ओवर रूल नहीं कर सकते, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया गया। तो सेम तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि देखिए हिंदुस्तान बिल्कुल आजाद है, जिसको जो पहनना है पहने, जिसे अबाया पहनना है और जिसे बुर्का पहनना है, जिसे जीन्स पहनना है, जिसे मिनी स्कर्ट पहनना है। इस तरह का कोई रूल पब्लिक स्पेस में ना आया है ना आएगा। यहाँ पे वो स्कूल्स भी हैं जहाँ स्कर्ट पहनाए जाते हैं, यहाँ वो स्कूल भी है जहाँ पे बुर्के पहनाए जाते हैं। तो आप खुद वो स्कूल चूज कीजिए अगर आपको ड्रेस को लेके इतनी प्रेफरेंसेस है। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी ड्रेस कोड डिसाइड है, वहां जाके अगर आप डिमांड करेंगे कि मेरा राइट टू रिलीजन है कि आप अपने रूल को चेंज करके भी मुझे ये फॉलो करने दीजिए, तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं जहां बहुत लोग रहते हैं, 8 मेजर फेथ यहाँ पे रहते हैं, और हमें रूल रेगुलेशन अगर हम नहीं लाते हैं तो सब अपनी मर्जी चलाने लगते हैं ना, फिर वो क्योस हो जाएगा। इसलिए संस्थाओं को आजादी दी गई है। तो प्लीज 1983 का जो कर्नाटका का रूल है वो पढ़िए और वो आप फॉलो कीजिए। और अगर आपको वो रूल नहीं फॉलो करने हैं तो ऐसे स्कूल्स में आप जाइए जहां पे आपको हिजाब लगा के पढ़ने दिया जाए। वो स्कूल भी हिंदुस्तान के अंदर है। मेजर शाह, यूनिफॉर्म की बात हुई, आप चूंकि एक ऐसे पेशे में रहे हैं जहां यूनिफॉर्म का महत्व है, तो यूनिफॉर्मिटी की जब बात आती है किसी भी संस्था में, तो वो इसीलिए यूनिफॉर्म रखी जाती है ताकि सबके बीच में समानता रहे, अमीरी गरीबी या बाकी और चीजों का कोई फर्क ना रहे। तो जैसा आमना ने कहा कि हमारे यहाँ पर बाकी तो आजादी है, आप कैसे लेते हैं आमना की बातों का, और डॉक्टर लुबना दोनों ने कहा, उसके ऊपर हम आपका रिएक्शन चाहेंगे। मैं दोनों की भावनाओं की बहुत ज्यादा कदर करता हूं, और सबको अपनी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, एक्सप्रेशन है, सबको अपना अपना हक है, बिल्कुल टू ईच देयर ओन, बिल्कुल। मगर मैं कुछ चंद एक बातें बताता हूं आपको। देखिए, इस्लाम के 5 एसेंशियल्स क्या है? कलमा, नमाज, रोजा, रमजान, हज, ज़कात।
ये 5। छठा, कोई इसमें एसेंशियल हिजाब नहीं डाल रहा है, ठीक है। अब इन 5 एसेंशियल में हराम हलाल का जिक्र नहीं है, जैसे कि दारू, अल्कोहल हराम है। हलाल जो कि वेलकम है, यस वेलकम। मकरू यानी कि स्मोकिंग, जैसे कि सिगरेट पीना, वो मकरू है, वो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए। दूसरी बात, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं। दीन में हिजाब है, हिजाब में दीन नहीं। डॉक्टर लुबना, यहाँ सवाल ये है कि जब शिक्षा की बात आती है और जब ऐसे मुद्दे उसमें बीच में शामिल हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है? क्योंकि हम जब एक बात कर रहे हैं, लड़कियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक तरक्की की बात कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया तरक्की पर जा रही है, तो हम जब इस तरह के मुद्दों में उलझ जाते हैं, तो हम कहाँ कितना नुकसान कर देते हैं? जी 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 बिल्कुल। जो कुरान का पहला वर्ड था जो रिवील हुआ था, इकरा है, उसका मतलब होता है पढ़ना, स्टडी करना, लर्न करना। तो उससे ये पता चलता है कि वो वर्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वही सबसे पहले उतरा, तो हम उसको भूल करके और छोटे मोटे मुद्दों में उलझ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अभी तक मतलब ये जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रही है, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि अपने मुसलमान लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगी या कॉलेज नहीं भेजेंगी। जबकि अभी जो है कुछ टाइम पहले ये UDISC का एक डेटा उन्होंने पब्लिश किया था, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, और इसमें जो है मुस्लिम्स का जो प्राइमरी लेवल पर जो प्राइमरी एजुकेशन में वो था, उनका 14.02% इम्प्रूव हुआ है। मतलब पहले 12% समथिंग था, वो इम्प्रूव हुआ है। मतलब इट इज नाउ क्लोज टू द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन। और बहुत हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ही ये डेटा दिया है कि जो हायर सेकेंडरी लेवल पर जो मुसलमान लड़कियां का जो रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, वो 49.88 है। 49.88 मुसलमान लड़कियों का है, और जो नेशनल एवरेज है वो 48.62 है, जो कि कम है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फिगर था, हम एक बहुत अच्छे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मगर इस तरह की अगर कंट्रोवर्सीज उठेंगी तो ऑब्वियसली इसमें जो पढ़ाई का जो मुद्दा है, जो सबसे पहला मुद्दा है, जो फर्ज है आपके ऊपर, मतलब एजुकेशन जो है वो फर्ज है, इल्म हासिल करना फर्ज है। एक हदीस है कि इल्म हासिल करने के लिए आपको अगर चीन जाना पड़े, चाइना जाना पड़े, उस वक्त वो बहुत दूर होता था, सऊदी अरेबिया से बहुत मुश्किल था वहां पे जाना, तो वहां पर वो था कि आपको अगर चीन भी जाना पड़े तो आप वहां पे भी जाकर के इल्म हासिल करिए, एजुकेशन गेन करिए। तो इसमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली लड़कियों को बहुत बड़ा लॉस होगा। शिक्षा कहीं पीछे नहीं छूटनी चाहिए। इसी तरह के वो और कौन से हक हैं जो उनको मिलने चाहिए, ताकि चाहे वो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर से आए और चाहे हमारे संवैधानिक हक आए, महिलाओं को उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो उनका पूरी तरह से जो है वो उनको फायदा पहुंच सके। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि एजुकेशन जो है, स्पेशली विमेन एजुकेशन, उस पर मैंने काम भी किया हुआ है, आर्टिकल भी लिखे हुए हैं, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सारी औरतों के लिए है, बट मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरह से कमी है। एक बात यहाँ पर है कि ये जब हम सवाल पूछते हैं कि मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई छूट जाएगी इस वजह से उस वजह से, इसमें हम ये सवाल अपनी कम्युनिटी से क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों हमारे इस कम्युनिटी में इस तरह की विचारधारा नहीं आती है जहाँ लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत काम करने के लिए मतलब राजी हो, वो समझे इस बात को। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है समीर दिलवाकर शेख करके, जो कि पुणे में काम करता है सत्य शोधक मंडल के लिए। तो वो मुझे बताता था कि राइट टू एजुकेशन के लिए वो जब जाता था मुस्लिम घरों में, गरीब घरों में, और उनको बताता था कि देखो ये राइट टू एजुकेशन है, तुम्हारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलेगा, तो कई बार वहां से रिस्पॉन्स आता था कि ठीक है हम लड़कों को भेज देंगे। तो वो बोलता था कि लड़कियों को भी भेजिए, और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों का एक कोटा होता है कि आप लड़कियों को भेजिए, तो लड़कों के लिए जगह नहीं होती थी। वो सिंपल बोलते थे नहीं नहीं हम लड़कों को भेज देंगे, हम लड़कियों को नहीं भेजेंगे। तो ये भी एक मानसिकता बहुत सारी है हमारे समाज में और मुस्लिम समाज में भी जो है, तो उस पर बहुत काम करना, उस पर बहुत बात करना पड़ेगा। सिर्फ आप सिस्टम को बोल के नहीं बोल सकते कि सिस्टम कितना बदलेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। एक रीजन है कि यहाँ पे रिलीजन को जगह दी गई है, बट रिलीजन ओवर पावर नहीं कर सकता रूल रेगुलेशन, क्योंकि यहाँ पे 8 मेजर रिलीजन है। अगर वो 8 मेजर रिलीजन में सब अपनी अपनी मांगेंगे तो सबके
कंफ्लिक्ट हो जाएंगे, इसलिए हम रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो आपको अपना रिलीजन फॉलो करना है, आप पर्सनल स्पेस में जितना कीजिए, जब आप पब्लिक स्पेस में आते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे हैं उसमें करना पड़ेगा। आर्टिकल 25 की सब लोग बात करते हैं कि आपको राइट टू रिलीजन है, राइट टू इंडिविजुअल है, बट ये सब लोग भूल जाते हैं कि उसमें रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर का, रिस्ट्रिक्शन है जो स्टेट को हार्म ना हो सके, मोरालिटी का, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन है। इस और स्टेट अपने लॉ बना सकती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉ बना सकते हैं। तो आप हमेशा अगर ये डिमांड करेंगे कि बाहर की चीजें हमारे लिए जब बदल जाएगी तभी हम अपनी लड़कियों को भेजेंगे, इससे सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात एक मैं और बोलना चाहती हूँ कि बात हो रही है कि सबको अपने पहनावे के अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन हम एक पैट्रियार्कल नॉर्म को भी हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं। मैं राजस्थान में रहती हूँ कि राजस्थान के जो सीएम हैं वो औरतों को बोलते हैं कि घूंघट से बाहर आओ। उन औरतों को भी तो अपनी चॉइस हो सकती है, बट बोला जाता है नहीं, क्योंकि आपको समाज ने सिखाया कि आप रिस्पेक्टेबल तब बनेंगी जब आप इस तरह के कपड़े पहनेंगी और आप अपना चेहरा छुपाएंगी। जो चेहरा हमें अल्लाह ने दिया है हमारे आइडेंटिटी के तौर पे, अगर हम वो छुपाएंगे तो हम रिस्पेक्टेबल बनेंगे। तो इसके लिए वो कैंपेन चलाते हैं स्टेट हमेशा, क्योंकि वो रियलाइज करते हैं कि ये पैट्रियार्कल नॉर्म है। राजस्थान के अंदर है कि जिस गांव के अंदर एक भी औरत घूंघट नहीं करेगी उसको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैंपेन चला है घूंघट छोड़ो दुनिया देखो। कभी यही कैंपेन बुर्के के लिए क्यों नहीं होता? चलिए समझ लिया हिजाब से तो चेहरा नहीं ढकता, पर बुर्के से तो पूरा चेहरा ढका दिया जाता है। भाई जो आजकल महिलाएं जो है इतनी तरक्की कर रही है और मेरे को इतना फख्र होता है। देखिए जब मैं फौज में था तो मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने यही देखा कि भाई ये अली ये मर्द है और ये औरत है, ये लेडी ऑफिसर है, ये काम ना, जिसमें काबिलियत है जो अच्छा काम कर पाएगा वो। लेडी कैडेट्स जो हैं आज की तारीख में तरक्की कर रही हैं और आर्म फोर्सेस में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं आई। क्योंकि पहले से ही ड्रेस कोड स्टिपुलेटेड है कि भाई महिला, ये नहीं कह सकते आप कि मुसलमान है तो भाई वही परेड में हिजाब पहन के आएंगी। मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं स्पेशली, उनका रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए है। उनको मतलब आप बहुत इस्लाम की घुट्टी मत पिलाइए। दे शुड बी एक्सपोज टू ऑल द रिलीजन्स। मतलब जो छोटा बच्चा है जो स्कूल गोइंग है, जैसे मैं हूँ तो मैंने सबसे पहले बाइबल पढ़ी थी। मेरे जो दादा थे वो मौलवी थे, मतलब इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने मुझे उससे रोका नहीं। फिर उसके बाद जो दूसरी किताब मैंने रिलीजियस पढ़ी वो गीता पढ़ी, और कुरान तो बहुत बाद में पढ़ा। मतलब हिजाब करने के बाद, मतलब मुझे मालूम नहीं था उस वक्त कि क्यों हिजाब करना है, कैसे करना है। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन की अभी इम्पोर्टेंस डिस्कस हो चुकी, और कुरान के हिसाब से भी एजुकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर मुस्लिम जो समाज है उसको एम्पावर करना है, मतलब जो स्पेशली महिलाएं हैं, जैसे कि उन्होंने ट्रिपल तलाक और ये सारी चीजें जो बोली, तो अगर उसमें एम्पावर करना है तो सबसे पहले एजुकेशन है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो दूसरी चीज है वो ये है कि हमको अपने मुद्दों को पॉलिटिशियंस से और जो क्लेरिक्स हैं, इल इन्फॉर्म जो क्लेरिक्स हैं, उनसे बचाना होगा, क्योंकि वो हाईजैक करके अपनी राजनीति कर लेते हैं और हमारे मुद्दे जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो वी शुड फोकस, मतलब हमें फोकस जो करना होगा वो रिसर्चर्स और स्कॉलर्स पे करना होगा। कि जो मतलब मौलाना है बस, या जो इमाम हो गया वो बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दे शुड बी, मतलब इट शुड बी बैक्ड बाय रिसर्च। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक नदवा करके एक बहुत बड़ा इस्लामिक कॉलेज है, वहां से मैंने मेरा बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी मैंने जो है वो वहां से आलमा का कोर्स ज्वाइन किया लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए ताकि मैं सही और गलत देख सकूं कि मुझे जो पढ़ाया जा रहा है कि बिल्कुल बुरके में अंदर रहना है, बिल्कुल तालिबानों की तरह रहना है, वो सही है कि जो हमको बताया गया है कि मॉडेस्टली ड्रेस रहना है, या ये जो खिमर है या जिल्बाब, इसके बारे में, मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो एक्चुअली हम लोगों को पेट्रियार्की की वजह से, मतलब कोई भी धर्म हो, वो शुरू से, मतलब वो हमेशा मर्दों ने डिसाइड किया कि इनको इस तरह से ड्रेस करना चाहिए, इनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये जानने के लिए मुझे अपने मतलब स्तर पे जानने के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें कही। आपने समावेशी शिक्षा की बात कही। आपने कहा कि यदि महिलाएं अपना धर्म पढ़कर खुद आएंगी तो शायद वो बेहतर तरीके से अपने तर्क रख सकेंगी, और वो जो धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं जो लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो उनमें उनकी झांसे में नहीं आएंगी। साथ ही साथ शिक्षा की जो महत्ता है
वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप शिक्षित होते हैं तो आपको वो ज्ञान मिलता है, आपको सही और गलत की पहचान होती है। और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर हमने देखा है कि किस तरह से पहले कुरान का हवाला दिया जाता था और बाद में जाकर पता चला कि उसी कुरान के हवाले से और संविधान के साथ साथ वो चीजें जो है वो औरत के हक में आई। तो अब हम जानना चाहेंगे आमना से कि आमना, अभी जिस तरह से बात की है डॉक्टर लुबना ने, समावेशी शिक्षा की बात की है, सोशल रिफॉर्म्स की बात आपने पहले भी कही थी, ये कितना जरूरी है। हमें खुद अपने भीतर जो है, हमें अपने समाज के भीतर खुद ही रिफॉर्म करना होगा ताकि हम पीछे ना जाएं, हम एक प्रगतिशील समाज की तरफ आगे बढ़ते रहें। भारतीय मुस्लिम महिला जो संगठन है, जो ट्रिपल तलाक की भी एक पिटिशनर थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा 2015 के अंदर रिसर्च कंडक्ट कराया था 10 स्टेट के अंदर। अगर आप वो चाहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगी वो रिसर्च पूरा। उस रिसर्च के अंदर उन्होंने उन औरतों से पूछा था जो औरतें इसकी भुक्तभोगी हैं, उसमें से 91% औरतों ने बोला था कि बहुविवाह खत्म हो जाना चाहिए। देखिए, अगर जब खुद मुस्लिम महिलाएं बोल रही हैं कि ये खत्म हो जाना चाहिए, तो इस पे क्यों ना बात हो। जी मेजर शाह, आमना ने कहा कि जिस तरह से हक की बात की जाती है, लड़कियों के हक, जहां पर जैसे इन्होंने पैतृक संपत्ति की बात कही, इन्होंने बहुविवाह प्रथा की बात कही, तो किस तरह से हमें अगर प्रगतिशील समाज की तरफ बढ़ना है तो हमें लड़कियों के हक जो है उन्हें देने पड़ेंगे और उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेंगे। देखिए, प्रोग्रेसिवनेस केवल मुस्लिम महिला के लिए नहीं, महिलाओं के लिए बेसिकली समाज में अनफॉर्चुनेटली एक पेट्रियार्चिकल सोसाइटी थी, ये मानना पड़ेगा। वो सोच हमें बदलनी पड़ेगी और समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक खुद हम स्वयं अपने आप को ना बदल लें। जब तक हम अपने आप को ना बदलेंगे और हम ये केवल मुस्लिम लेडीज ही नहीं, लेडीज की रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे तो ये रिफॉर्म्स आएंगे ही नहीं। डॉक्टर लुबना, कुरान में हक दिए गए हैं लेकिन आम लोगों तक वो पहुंचे नहीं है, आम लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। जिस तरह से जब महिलाएं धर्म पढ़ के आती हैं, आपने भी कहा, और बाकी जो संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, जब वो पढ़ के आती हैं तो वो अपनी बातों को समझती हैं। आप किससे कितना इत्तेफाक रखती हैं इससे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वो हमेशा से ऐसा हुआ है कि मतलब फीमेल्स को दबाने के लिए जो रियल जो हक थे वो हमेशा उसका हाईजैक हो गया है पुरुषों द्वारा। वो और उसको फिर तोड़ मरोड़ करके अपने उसको मतलब सिद्ध करने के लिए, अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं उनको सिद्ध करने के लिए हमेशा से उसको तोड़ मरोड़ करके ही औरतों को बताया जा रहा है। अभी बहुविवाह और ट्रिपल तलाक वगैरह की बात हो रही थी, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो बिल्कुल ऑब्वियसली क्रिमिनल है और इस्लाम के हिसाब से भी गलत है। बट चूंकि मौलाना वगैरह यहाँ पर जो क्लेरिक्स हैं उनकी वजह से ये सब कुछ चल रहा था। बट मैं आपको एक पहलू इसका और बताना चाहूंगी कि बहुत सारे जो मतलब हस्बैंड्स हैं, बहुत सारे जो मतलब वाइफ्स हैं, वो परेशान इस वजह से भी हैं कि वो एक अब्यूजिव मैरिज में हैं और उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें हक होना चाहिए कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने, लेकिन हाँ ये जरूर है कि शैक्षणिक संस्थाओं का जो अनुशासन है उसको भी पालन करना चाहिए। लेकिन शिक्षा उस सबसे ऊपर है, महिलाओं की प्रगति के लिए सबसे आवश्यक है, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। और इसलिए शिक्षा जो है वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी भी मुद्दे के द्वारा। इस चर्चा को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे।